हम लोग पिछला क्लास क्या पढ़े थे, कोई एक वेक्टर रहेगा ए, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जैसे हो गया 2i प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो आप ध्यान दीजिए कि यदि कोई एक पॉइंट रहेगा P और वो 3, 5, 8 एक पॉइंट के रूप में है, और इस तीनों कंपोनेंट को, इस तीनों को हम लोग लेके यदि वेक्टर फॉर्म बनाएंगे 3i प्लस 5j और प्लस 8k। 3 के साथ i लगेगा क्योंकि 3 एक्स एक्सिस का वैल्यू को बताता है और i एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को बताता है। तो इसको, तो ये एक्चुअल में P पॉइंट नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे OP से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? OP से। यदि किसी पॉइंट से बना होगा तो वो OP के रूप में दिखाएगा। और यदि यहाँ एक पॉइंट है 2, 3, 4 और यहाँ B दूसरा पॉइंट है 5, 6, 8, और इस दोनों पॉइंट को जब हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, तो इससे जो स्ट्रेट लाइन हम लोग का बनेगा वो स्ट्रेट लाइन को AB से लिखेंगे और इसका भी वैल्यू इस फॉर्म में आएगा। आपको लास्ट क्लास बताए थे x2 माइनस x1 मीन्स 5 माइनस 2i प्लस 6 माइनस 3 6 माइनस 3j और प्लस 8 माइनस 4k। तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 3i, 6 माइनस 3 3j और यहाँ 4k। तो कोई वेक्टर रहे, चाहे वो, इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर और इसको हम लोग नॉर्मल वेक्टर बोलेंगे, ऐसे मतलब वेक्टर है ना, और इसको हम लोग स्पेशल नाम दिए, ये भी वेक्टर है लेकिन इस वेक्टर का स्पेशल नाम क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो चाहे वो पोजीशन वेक्टर हो, चाहे सिंपली दो पॉइंट से मिला हुआ कोई लाइन हो, दोनों का रूप एक ही होता है। दोनों का रूप एक ही होता है, भले वो i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ 3, 5, 8, यहाँ 3, 3 और 4 रहा। तो दोनों केस में हम लोग क्या करते हैं? मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस या मैग्नीट्यूड दोनों बोलते हैं हम लोग। यहाँ क्या बोलते हैं? मॉडुलस। मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ ए बोलो, चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोलो, चाहे मोड ए बोलो, ये सब एक ही चीज है। और इसका वैल्यू को निकालने का क्या फॉर्मूला दिए थे? रूट अंडर आई का कोफिशिएंट कौन है? 2, तो उसका स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा? अंडर रूट 29। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हम लोग क्या बताएं कि इस वेक्टर का लंबाई कितना है? लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज अंडर रूट, समझे ना? तो ये हम लोग, ये वेक्टर देखो, ये वेक्टर फोर्स को भी इंडिकेट कर सकता है, लेकिन हम लोग अभी मैथमेटिक्स जो पढ़ रहे हैं उसमें जितना भी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन को। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन को। तो समझ में आया कि हम लोग मॉडुलस कैसे निकालते हैं? तो कोई भी वेक्टर देगा तो मॉडुलस आप निकाल सकते हैं। और एक चीज आपको हम बताते हैं कि हम लोग पिछले क्लास ही हम लोग पढ़े थे कि कोई एक वेक्टर है, तो कोई भी वेक्टर रहे उसको हम लोग उसका मॉडुलस और उसी के दिशा का, उसी के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। सिखाए थे ना? चलिए, तो हम लोग ए कैप इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए वेक्टर बाय मोड ए। मोड ए क्या है? एक वैल्यू है, जैसे इसका वैल्यू रूट 29 है, रूट 29 है ना, उसी तरह ये भी एक वैल्यू है। तो किसी वेक्टर को उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? उसी के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। इसको हम लोग इस तरह बोल सकते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग ए या यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ ए के दिशा का यूनिट वेक्टर बोलो, चाहे अलोंग मतलब अनुदिश होता है, तो अनुदिश का मतलब भी होता है उसी दिशा में, समझे ना? तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए होगा। ये हो गया ए कैप का मतलब। इसका मतलब क्या हो गया? ए कैप का मतलब हो गया। तो आपको जब भी बोलेगा कि ए के दिशा में यूनिट वेक्टर निकालें, आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल गया, एग्जाम में आता है, बहुत बार आया हुआ है,
आपको इस तरह क्वेश्चन आएगा, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग, अलोंग लिखा हुआ रहेगा या तो फिर इन द डायरेक्शन ऑफ, ये अलोंग लिखा है तो अलोंग दे देगा कुछ 2i प्लस 3j और माइनस के, ये ओनली दे देगा। बोलेगा फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग इतना, तो आपको इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आप कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका बहुत बार एग्जाम आया हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले लेट a बराबर जो दिया हो उसको मान लो 2i प्लस 3j और माइनस के इज गिवन वेक्टर, इज गिवन वेक्टर, माना कि ये क्या है, गिवन वेक्टर है। लेट a इक्वल टू क्या है, गिवन वेक्टर है। सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर अलोंग a, इसको हम लोग क्या इंडिकेट करेंगे, a कैप से, a हेड या a कैप दोनों बोल सकते हो। और इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, समझे, ये क्या है, a के दिशा में यूनिट वेक्टर, a के दिशा में यूनिट वेक्टर। तो बस इसका वैल्यू तो ऊपर में a का वैल्यू, तो a का वैल्यू तो ऑलरेडी पता है कितना है, 2i प्लस 3j माइनस डिवाइडेड बाय मोड a। तो मोड a के लिए अंडर रूट i के गुना में कौन है, कोएफिशिएंट क्या है 2 का स्क्वायर, और j का कोएफिशिएंट 3 का स्क्वायर और k का कोएफिशिएंट -1। तो यहाँ होगा प्लस -1 का स्क्वायर, मीन्स हो गया 2 बाय, ये हो गया 4, ये हो गया 9 और यहाँ 10, मतलब 1 और 9 10 और 4 14, अंडर रूट 14 कितना i प्लस 3 बाय अंडर रूट 14 j और -1 बाय अंडर रूट 14 k। ये हो गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a। तो a के दिशा में यूनिट वेक्टर हो गया, a के दिशा में यूनिट वेक्टर। तो आप आराम से कोई वेक्टर देगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो और उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। हाँ चलिए इसको लिख लीजिए। देखो उसके बाद इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। किस टाइप का, देखो क्वेश्चन सब मैंने पकड़ो, क्या बोलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p such that i प्लस pj और प्लस 2k इज यूनिट वेक्टर। मतलब बोलेगा कि p का मान बताए ताकि ये यूनिट वेक्टर हो जाए। मतलब p के जगह क्या संख्या हम लोग रखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। आपको हम बताए थे यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, पिछले क्लास लास्ट क्लास हम लोग लिखाया था ना, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा, अभी जस्ट इससे पहले निकाले ना यूनिट वेक्टर, वो उसका तुम लोग मैग्नीट्यूड निकालो, i का गुना j का गुना k का गुना का स्क्वायर का प्लस करो, देखना 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो जितना भी यूनिट वेक्टर होता है उसका 1, तो ये यूनिट वेक्टर यदि है तो p का मान होता। तो हम लोग यहाँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेट कैपिटल A इक्वल टू i प्लस pj प्लस 2k इज गिवन वेक्टर, इज गिवन वेक्टर हो गया। अब क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या कहता है कि मोड a इक्वल टू 1 है, क्यों, क्योंकि उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर माना गया है, उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर। और मोड a तुम निकालोगे तो अंडर रूट दोगे, ये 1 होगा प्लस p स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो हम लोग यहाँ क्या होगा, 1 प्लस p स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू 5, तो उधर 1 माइनस 5, ये तो इमेजिनरी नंबर आ गया। हालांकि यहाँ पर हम लोग ये सब डाटा को थोड़ा हम लोग चेंज कर देते हैं, है ना, रुको, ये सब डाटा को हम लोग चेंज कर देते हैं, या तो p को क्या कर दो, टोटल का गुना में कर दो, है ना, इस तरह का गुना में कर दो। मान लो ऐसा भी आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p सच दैट इतना ही यूनिट वेक्टर। आपका बुक में पहला ही 2 या 3 नंबर पे ये क्वेश्चन होगा ना, p के जगह लैम्डा उम्डा कुछ अलग अलग दे देता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p सच दैट इतना ही यूनिट वेक्टर।
तो लेट ए इक्वल टू पी को हम लोग क्या वही रखते हैं कॉमन में इनटू करके इस तरह का रख देते हैं इस गिवन वेक्टर। तो मॉडुलस है इतना, तो जब हम लोग इसको इनटू करेंगे ना तो क्या आएगा पी आई प्लस पी जे और प्लस पी के। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो अंडर रूट क्या होगा, रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3p स्क्वायर इक्वल टू 1। तो p स्क्वायर इक्वल टू 1/3। तो p इक्वल टू 1/3 का होल रूट और प्लस माइनस रूट हटाते हैं, स्क्वायर हटा के रूट लगाते हैं तो हमेशा क्या देते हैं प्लस माइनस देते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। मतलब p के जगह यदि आप प्लस √3 1/√3 या फिर माइनस 1/√3 रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, क्या आएगा हमेशा 1 आएगा। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन आएगा, समझे कि नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग लिख लीजिए। देखो हम लोग क्या क्या चीज पढ़ लिए अभी तक। सबसे पहले हम लोग वेक्टर क्या है, डेफिनेशन, वेक्टर कहां से आया, समझे कि नहीं। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो पढ़ लिए। और क्या पढ़े उसके बाद कि वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, याद है ना। चलिए हम लोग उसके बाद पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं समझ में आया था। जब कोई पॉइंट को वेक्टर रूप दे देते हैं तो वो एक्चुअल में पॉइंट का कोई वेक्टर रूप नहीं होता, क्योंकि पॉइंट का डायरेक्शन चारों तरफ है। तो पॉइंट को एक फिक्स किसी लाइन किसी और एक पॉइंट से हम लोग मिलाएंगे तो दूसरा पॉइंट को हम लोग कहां खोजेंगे, किसको लेंगे। और ओरिजिन जो होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं प्रचलित होता है, फेमस होता है ओरिजिन, समझा ना जी। तो ओरिजिन से हम उस पॉइंट को मिला देते हैं तो उस पॉइंट को बोलेंगे ओपी। ओ मतलब ओरिजिन और पी मतलब जो गिवन पॉइंट है। तो ओपी एक वेक्टर बनता है, ओ से पी को मिलाएंगे तो हमको एक लाइन मिलता है। उस लाइन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर से, और उसको आई जे के ले लेते हैं। तो देखिए आपको हम लास्ट क्लास पढ़ाए थे, आपको याद होगा कि नहीं होगा। देखिए ए एगो पॉइंट है, 2 3 और 4 ले लेते हैं। एंड बी एगो पॉइंट है, 5 8 और 6 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझो। ये दो पॉइंट है तो याद रखना कि पॉइंट मतलब ही होता है पोजीशन वेक्टर। पॉइंट से हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, कैसे, देखो सिंपल लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसको डिनोट कैसे करेंगे, ओ ए वेक्टर से। किसे डिनोट करेंगे, मतलब किसी पॉइंट का वेक्टर रूप देना चाहते हैं तो आपको ओरिजिन से मिलाना पड़ेगा, नहीं तो उस पॉइंट का कोई वेक्टर रूप नहीं होगा, उस पॉइंट का कोई वेक्टर रूप नहीं होगा। यदि पॉइंट को आप वेक्टर रूप में लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाना पड़ेगा और जो बना हुआ लाइन रहेगा उसका वेक्टर फॉर्म को ओ एफ इससे लिखेंगे और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस पॉइंट में आई के गुना है, मतलब एक्स का वैल्यू क्या है 2 है तो उसको लिखेंगे 2i प्लस 3j और प्लस 4k। ये आपको क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। फिर आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो हम इसको ओबी वेक्टर से लिख सकते हैं। और ओबी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, 5i प्लस 8j और प्लस 6k। ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। चलो अब हम लोग चाहते हैं कि ए बी वेक्टर निकालें। तो ये फॉर्मूला आप लोग हम लोग पिछले क्लास प्रूफ भी किए थे और शॉर्टकट में थोड़ा सा हम बोल ही देते हैं लोग। ये ए है, ये बी, दो कहीं पॉइंट है स्पेस में। अब हम लोग जानते हैं कि जब पॉइंट आया तो ओरिजिन के बिना पॉइंट बनेगा नहीं, तो ओरिजिन कहीं ना कहीं होगा। मान लेते हैं ये ओरिजिन है तो हम लोग इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाएं, इस पॉइंट को यहां से मिलाएं। चलिए तो हम लोग किधर से भी डायरेक्शन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम ओ से ए गए, ओ से ए गए, फिर हम लोग ए से बी गए, ए से बी गए और कोई केवल ओ से बी गया तो वो वेक्टर के अनुसार क्या कहना है कि दोनों एक ही गया है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो ये वेक्टर ये हम लोग का क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन ये पढ़े होंगे फिजिक्स में, पढ़े ना। चलिए तो हम लोग ए बी को लिखने के लिए क्या चीज का यूज करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए। तो आप कोई भी दो को पॉइंट ये फॉर्मूला के रूप में याद रखना है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी हो सकता है,
तो ए बी लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए। याद रखिएगा कि जो पॉइंट यहाँ इनिशियल है वो पीछे रहेगा और जो पीछे वो आगे रहेगा। यहीं पर सिमिलरली यदि हम बात करें, सिमिलरली इसी तरह से यदि हमको दे देता सी डी का वेक्टर, तो सी डी वेक्टर को लिखते ओ डी माइनस ओ सी, ओ डी माइनस ओ डी माइनस ओ सी। तो समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का वेक्टर फॉर्म आप आराम से ले सकते हैं। तो कोई भी दो को पॉइंट दिया, बोलेगा ए और बी दो को पॉइंट है, आपको बोल देगा कि ए और बी क्या है, दो को पॉइंट है, तो ए बी के दिशा में यूनिट वेक्टर निकालें। तो ए बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले मेरे पास ए बी रहेगा तब तो ए और बी पॉइंट के रूप में दिया है और हमको चाहिए ए बी। तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ओ बी को ओ ए से माइनस करना पड़ेगा, तो आपको ए बी मिल जाएगा। आपका देखिए और एक क्वेश्चन इस तरह का ना, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of a वेक्टर, और बोल देगा where a का वैल्यू 2 4 6 एंड b का वैल्यू 5 -1 -2, इस तरह दे दिया। ये क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, जहां ए और बी इस तरह से दो पॉइंट के रूप में वो दिया है। तो हम लोग सॉल्यूशन जब करेंगे तो हम लोग लिखेंगे गिवन दैट, सीधे लिख दो ओ ए दे दिया, ओ ए मतलब पॉइंट ही हुआ, ओ ए मतलब पॉइंट ही हुआ। आपको हम क्या बोले यहाँ पर कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, उसको ओ ए लिखेंगे और ओ ए का मतलब 2 3 4 मतलब ये 2 3 4 है ना। तो हम लोग यहाँ ओ ए को लिखेंगे कितना, 2i प्लस 4j प्लस 6k, ये हो गया मेरा ओ ए वेक्टर। और ये ओ बी वेक्टर लिखेंगे, ओ बी वेक्टर कितना हो जाएगा 5i माइनस जे और माइनस 2k। तो इसीलिए लास्ट में लिखेंगे ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको इसी के डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, समझे कि नहीं। तो हमको जिस चीज की दिशा में निकालना है पहले वो वेक्टर तो हमको पहले पता होना चाहिए। जैसे हम लोग डेली लाइफ में एग्जांपल लें तो मान लीजिए कोई एक दुकान खुला है, तो हम वहां दुकान गए चीनी लेने, तो पहले दुकानदार क्या करेगा, चीनी खरीद के लाएगा तब तो हमको देगा। तो हमको पहले ए बी के डायरेक्शन में, हमको अभी कोई पूछ दिया कि हमको ए बी का डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर दीजिए, तो मेरे पास ए बी रहेगा तब ना देंगे। हमारे पास ए बी नहीं है, ए अलग है और बी अलग है, या तो दूसरी भाषा में कहे तो मेरे पास ओ ए है और मेरे पास ओ बी है। हम ए बी लाएंगे तब ना तुमको देंगे। तो हम सबसे पहले किसका जुगाड़ में लगे हुए हैं, ए बी का। तो ए बी वेक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला था, ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर क्या करता है, ओ बी वेक्टर का वैल्यू क्या है जी 5i माइनस जे माइनस 2 और माइनस ओ ए, तो माइनस करके ओ ए को करेंगे तो -2i माइनस 4j और माइनस 6k। फाइनली आप जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, 5i माइनस 2i 3i माइनस जे और माइनस 4j माइनस 5j और ये माइनस 8k हो गया ये ए बी का वैल्यू। अब हमको ए बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो आपको जिसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए उसको उसका मोड से डिवाइड कर देंगे, समझे ना। तो बस यहाँ लास्ट में खाली लिख देंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, इसका मतलब हो गया ए बी वेक्टर बाय मोड ए बी। अब ए बी का वैल्यू तो पता है इतना और डिवाइड में उसका मोड दे देंगे, समझे ना। चलिए देखो, अब हम लोग का इसी तरह का क्वेश्चन और इस तरह का अराइज हो सकता है। देखो बोले आपको फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट इन द
डायरेक्शन ऑफ 2i प्लस 5j और प्लस k, मतलब उस वेक्टर का जिधर दिशा है उसी दिशा में 3 यूनिट का एक वेक्टर निकाले। क्या एक वेक्टर निकाले जिसका मान क्या होना चाहिए, 3 यूनिट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखो आप मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है, इसका लंबाई 5 मीटर है लेते हैं, या 5 यूनिट बोल सकते हो, 5 यूनिट लो, यू दे दिए। तो 5 यूनिट का एक वेक्टर लिए, हमको कोई बोलेगा 7, सोच के देखो कि हमको कोई बोलेगा 7 यूनिट का वेक्टर निकाले इसी के दिशा में। वेक्टर का हम दोनों तरफ डायरेक्शन दे दिए, ये एक ही तरफ का डायरेक्शन रहेगा, है ना। लो, तो इसी दिशा में हमको 7 यूनिट का वेक्टर निकालना है, समझे नहीं। तो हम लोग कितना और बढ़ाएंगे, 2। तो 2 बढ़ाना हम लोग के लिए यहाँ मुश्किल होगा। क्या करेंगे जानते हो, यूनिट वेक्टर निकालेंगे, मतलब इसका 1 यूनिट का एक वेक्टर निकालेंगे, उसको 7 से गुना कर देंगे, 7 हो जाएगा। मान लो हमको कोई दिया, सोच के देखो कि हमको हम 50 किलो का एक बोरी लाए चीनी का, मान लो, और हमको कोई बोलेगा 23 किलो दीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 किलो हमको कितना लगा है, 23 से गुना कर देंगे, क्योंकि अब 50 से 23 लाना मतलब उसका आधा करेंगे तो भी नहीं आएगा, समझे कि नहीं। उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड था ना, एक ही नियम। हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1 का निकालना पड़ेगा और जितना चाहिए उतना से इंटू कर देंगे। तो आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट इन द डायरेक्शन इतना, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले सॉल्यूशन जब करेंगे हम इस तरह का, तो लिखेंगे गिवन वेक्टर इज, ये मान लो क्या है, 2i प्लस 5j और प्लस k। तो आप सीधे लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड वेक्टर, मतलब जो हमको निकालना है वो वेक्टर हमारा क्या है, इसी के डायरेक्शन में। तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कौन बताता है, उसी का यूनिट वेक्टर, उसी का यूनिट वेक्टर। तो a कैप क्या हो गया, उसका a का यूनिट वेक्टर, और इसको हम 3 से गुना कर दिया। तो किसी यूनिट वेक्टर के गुना में जो रहता है, किसी यूनिट वेक्टर का बगल में जो रहता है वैल्यू, वो वैल्यू किसी यूनिट का था, इसी का मॉडुलस। तो हम लोग जो अभी कर रहे हैं रिक्वायर्ड वेक्टर का मॉडुलस, मतलब उसका मान कितना है, 3 है। रिक्वायर्ड वेक्टर जो है, अभी आपको हम बता देते हैं कि एक यहाँ वेक्टर ले लें, लो अब यहाँ दे 5a क्या, तो ये 5 क्या चीज इंडिकेट कर रहा है जानते हो, a का यूनिट, a का मोड को, a का मॉडुलस को, समझे कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर रिक्वायर्ड वेक्टर का मॉडुलस 3 है और उसका बगल में यूनिट वेक्टर है। वो यूनिट वेक्टर का दिशा किधर है, जिधर इस वेक्टर का दिशा है। तो हमको बोला है कि इसी के दिशा में हमको 3 यूनिट का एक वेक्टर निकाल, 3 यूनिट का एक वेक्टर निकालो, बस हो गया। अब 3 रहेगा यहाँ, एक एफ का वैल्यू क्या होता है, a बाय मोड, a बाय मोड है। तो 3a का वैल्यू कितना है, 2i प्लस 5j प्लस k, और बाय में मोड है, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 5 का 25 और 1 का 1, 25 और 26 30 हो गया। तो 3 या लिख इंटू करके लिख सकते हो, 3 2 जा 6i, 3 5 जा 15j और 3 1 जा 3k, और बाय में अंडर रूट 30 अंडर रूट 30 अंडर रूट 30, इस तरह दे सकते हो। हाँ चलो ये आंसर हो गया। ये बोलो ना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। आप इसका मोड निकालिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, समझे ना। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसी के दिशा से, है ना। चलिए इस तरह का भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीख। चलो हम लोग अब नेक्स्ट लिखते हैं डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या चीज है ना। कोई वेक्टर का, मान लो कि a एक वेक्टर है, इफ a एक वेक्टर है, हम x अभी लेते हैं, xi प्लस yj और प्लस
जेड के। आपको एक्स और वाई और जेड की जगह, तीनों की जगह कोई डाटा रहेगा, 2 3 4 8 9 10 कुछ भी रहेगा। तो इफ ए इज ए वेक्टर देन डायरेक्शन रेशियो जो होता है, मतलब किस किस दिशा में गया है, बस वही खाली पूछ रहा है। डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं निकालना होता, यही होता है डायरेक्शन रेशियो, ये तीनों को, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। कोई भी वेक्टर हो, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट, उस सारे कोफिशिएंट को लिख देंगे, वही उसका क्या कहलाएगा, डायरेक्शन रेशियो। कोई वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, कोई वेक्टर सिंपली एज एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, देखो कि एक वेक्टर है 2i माइनस 3j और प्लस k लेते हैं। तो यहां पर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए आर 2, माइनस 3, 1, यही हो गया उसका डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन कोसाइन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्शन कोसाइन थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट तो दोनों ही है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन जो होता है बहुतों को जरूरत पड़ता है। देखो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन, ये कोसाइन मतलब होता है कॉस, जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े थे, साइन कॉस पढ़े थे ना, वही कॉस का ये कोसाइन बना हुआ है। तो हम लोग को कोई यहाँ पर एक पॉइंट है पी एक्स वाई और जेड, पी एक्स वाई और जेड लेते हैं। तो इस पॉइंट से उस पॉइंट को मिलाएंगे, ये ओरिजिन है ना, इसका और एक गया हुआ है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग तिरछा कर देते हैं, लो ये जेड है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस से ये वेक्टर, ये इस वेक्टर को ए नाम देते हैं, ए मतलब ओपी वेक्टर, ए मतलब ओपी वेक्टर। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के। तो इस वेक्टर जो ए के रूप में लिखा गया है, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, मतलब कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, वो वेक्टर वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, वो वेक्टर जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है। तीनों का एंगल फाइंड किया, मतलब तीनों का डायरेक्शन, तीनों का एंगल नहीं, तीनों का एंगल का कॉस, तीनों का एंगल का कॉस यदि हम फाइंड कर लिए तो बोलेंगे कि यही उसका डायरेक्शन कोसाइन है। मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया हुआ है, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा, है ना। हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए मैक्स अल्फा बीटा गामा एंगल्स with x axis comma y axis comma z axis respectively, क्रमशः अल्फा ए जो है अल्फा एंगल बनाया एक्स एक्सिस और अपने के साथ, समझे ना। तो देन तब हम कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा are called डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए। ये क्या कहलाते हैं, ए का डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय एल कॉस अल्फा, एम मतलब कॉस बीटा और एन मतलब कॉस गामा, है ना, एल एम एन। और कॉस अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो समझ के देखो कि हम लोग अभी तीनों एंगल को तो छोड़ो, हम ओनली अल्फा को पकड़े और इसको यहां से मिलाएंगे तो ई वाला डिस्टेंस कितना होगा, एक्स होगा, क्योंकि उस पॉइंट का वैल्यू क्या है, एक्स है। ई वाला क्या होगा, तो हालांकि इससे हमको तो अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉस लेंगे तो हम लोग को चाहिए आधार मतलब बेस, और हाइपोटेनियस मतलब हाइपोटेनियस, समझ रहे हो ना। तो हाइपोटेनियस मतलब हमको चाहिए कॉस अल्फा का वैल्यू कौन देगा, ये पॉइंट को हम लोग एम मान लेते हैं, तो ओ एम बाई ओपी होगा, ओ एम बाई ओपी।
आपको बताने की OM मतलब क्या है, एक्स, OM मतलब, और OP मतलब समझ के देखो कि वेक्टर नहीं दिया ऊपर में, वेक्टर देते तो मोड लगाना पड़ता, वेक्टर देते यहाँ पर तो मोड, अभी OP मतलब हो गया O से P की लंबाई, O से P की लंबाई, तो O और P मतलब हो गया OP वेक्टर, ये हो मैग्नीट्यूड हो गया, क्या हो गया, और मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे निकालते हैं, अंडर रूट देते हैं, जो OP वेक्टर है, OP वेक्टर का x का गुना में I का गुना में x, तो x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा L निकल गया। उसी तरह आपका M निकलेगा, और उसी तरह आपका केवल डिफरेंस क्या आएगा इसमें, x की जगह y आ जाएगा, क्या आ जाएगा y, फिर इसमें भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और यहाँ पर z बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपका बस उस वेक्टर का फॉर्म, वेक्टर दिया है एक्स बाय उसका मोड, वाई बाय उसका मोड, और जेड बाय उसी का मोड, तीनों के डिवाइड में सेम है, बस ऊपर में क्या है अलग अलग है। तो याद रखना कि कोई वेक्टर है उसका डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू हमको मिल गया है, मतलब डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू मिलने का मतलब होता है कि वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया उसका कॉस हमको मिल गया, उसका कॉस मिल गया। आप हमेशा यहाँ नोट करके याद रखिए कि ये हमेशा सही होता है, डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का जोड़ हमेशा क्या होता है 1 होगा, हमेशा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। आप करके देख लीजिए यहाँ से L स्क्वायर, तो ऊपर एक्स स्क्वायर आएगा, नीचे रूट हट जाएगा, फिर वाई स्क्वायर रूट हटेगा, जेड स्क्वायर और रूट हटेगा, तो तीनों को जोड़ेंगे तो नीचे का एलसीएम तो समान आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, नीचे रूट हटेगा तब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, तो जोड़ेंगे तो हमको हमेशा क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो आप डायरेक्शन कोसाइन एक्चुअल में क्या है समझ में आया, कोई वेक्टर का, आपको यहाँ एक क्वेश्चन में मेड कर देते हैं, देखिए आपका जो बुक का क्वेश्चन है वही दीजिए, क्या है, फाइंड द डायरेक्शन, रुको, डायरेक्शन रेशियो एंड the direction cosine and the direction cosine of the vector of the vector a equal to a equal to 5 pi 5 pi minus 3j minus 3j plus 4k। plus 4k। मतलब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये वेक्टर है, उसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालें। तो हम यहाँ लिख देते हैं एक नंबर आंसर में कि डायरेक्शन जो रेशियो है dr लिख देते हैं ना, डायरेक्शन रेशियो जो है r क्या है, बस सिंपली 5 minus 3 और 4। अब हम लोग लिखेंगे एंड जो डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो r जो होगा 5 बाय उसका मोड, तो क्या होगा अंडर रूट 25 और इतना हो गया, फिर कौमा माइनस 3 बाई अंडर रूट वही होगा, अब ऐड करके लिख देते हैं, तो कितना हो 50, और यहाँ 4 बाई रूट 50 से लिखते हैं एक बार, तो इसको कितना लिखा जाएगा 5 बाई 5 रूट 2 होगा, क्या लिखा है 5 बाई 5 रूट 2 कॉमा माइनस 3 बाई 5 रूट 2 और 4 बाई 5 रूट 2। आपका ये कैंसिल हो गया, बाकी छोड़ दो। आप चाहते तो यहाँ ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना।